हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेनजी एसेस। और इस बार फिर से नए चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और वो चैप्टर है बेटा क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड लाइट। अब इस लाइट चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो के अंदर बेटा हम रिफ्लेक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे कुछ ना कुछ, और उसके न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बेटा जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, और उस सेपरेट वीडियो में सारे मिरर्स के क्वेश्चंस और सारे लेंस के क्वेश्चन वो सारे कवर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल जरा देखते रहिए बेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि इस लाइट चैप्टर की जो सीबीएसई के अंदर वेटेज होती है वो कितनी। तो लाइट चैप्टर की जो वेटेज होगी बेटा वो होगी हमारी 10 मार्क्स की, यानी सीबीएसई बोर्ड के अंदर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल लाइट चैप्टर से हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी हो सकते हैं, केस स्टडी वगैरह, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा बेटा कि लाइट चैप्टर हर साल 10 मार्क्स का आ रहा है, यानी 10 मार्क्स अपने आप में बेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो हम इन्हीं 10 मार्क्स को आज कंप्लीट तरीके से क्या करने वाले हैं बेटा, कवर करने वाले हैं। लाइट चैप्टर से हमारा कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई भी डाउट रह रहा है तो आप बेटा हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो फिर से ले आएंगे। क्लियर है? तो चलते हैं बेटा, इस चैप्टर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कहां कहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा आपका लाइट, कि लाइट क्या होती है। तो लाइट को सिंपल वर्ड्स में अगर मैं डिफाइन करूं तो लाइट एक एनर्जी का ऐसा सोर्स है बेटा जो हमारी आंखों में एक सेंसेशन ऑफ विजन को क्रिएट करती है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब क्या है बेटा? सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब है कि हमारी आंखें देख पाएंगी किसकी मदद से? लाइट की मदद से। तो लाइट जो है एक एनर्जी का ऐसा सोर्स है, ऐसा एक फॉर्म है बेटा जो सेंसेशन ऑफ विजन को हमारी आंखों में क्रिएट करेंगी और जिसकी हेल्प से हम पूरे दुनिया को देख पाएंगे। सिंपल सी चीज, हमारे सामने क्या क्या रखा है? टेबल, कुर्सी, कैमरा, ठीक है। और भी हमारे सामने कोई इंसान है, इन सब लोगों को हम कैसे देख पाएंगे? जब लाइट प्रेजेंट होगी। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो हम इन चीजों को देख नहीं पाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स में हमने एक लाइट की डेफिनेशन पढ़ी बेटा कि एनर्जी की ऐसी फॉर्म जो हमारी आंखों के अंदर सेंसेशन ऑफ विजन को क्रिएट करे, जिसकी हेल्प से हम संसार को देख पाए। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर हम लाइट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अब लाइट अपने आप में अगर संसार के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इस दुनिया में हूं, मेरी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो ऐसे ही बेटा लाइट की भी अपनी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जरा देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, लाइट हैज अ डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। अब डुअल का मतलब क्या है? डुअल का मतलब है बेटा दो। डुअल का मतलब क्या होता है? दो। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है दो तरीके से बिहेव करती है। अब वो बिहेव कैसे करेगी बेटा? एक तो पार्टिकल की तरह और एज वेल एज वेव की तरह। यानी लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी होते हैं और वेव भी होते हैं। सिंपल सी चीज, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं इस पॉइंट को समझाने से पहले, कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें, जितनी भी, वो सारी हमारी किससे मिलकर बनी है? या तो पार्टिकल से या फिर वेव से। यानी अगर मैं बात करूं कि ये टेबल है, ठीक है, तो ये टेबल कहीं ना कहीं पार्टिकल की तरह वेव करेगी, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाएंगे, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि मैटर किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर, ठीक है। और या फिर कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो वेव से मिलकर बनी होगी, या तो पार्टिकल से या फिर वेव से। लेकिन लाइट हमारी एक ऐसी वो फॉर्म है बेटा जो कि पार्टिकल और वेव दोनों से मिलकर बनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वेव भी प्रेजेंट होती है। तो लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह भी, ठीक है। अब ये डुअल नेचर जो है बेटा, आप इसको क्लास 12th में जब आप लाइट चैप्टर दोबारा से पढ़ोगे ना, उसमें एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा जिसके जरिए साइंटिस्टों ने ये बताया बेटा कि लाइट जो है डुअल नेचर रखती है। तो वहां पे आप इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी हम कितना पढ़ेंगे बेटा कि लाइट जो है डुअल नेचर रखती है, जो कि पार्टिकल की तरह और वेव की तरह भी, दोनों की तरह क्या करती है? बिहेव। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि अगर लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं तो वो पार्टिकल्स कौन सी हैं? तो बात यहां पे समझना बेटा कि पार्टिकल जो लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा फोटॉन्स। क्या बोलेंगे? फोटॉन्स, ठीक है। अब फोटॉन्स को एक नाम से और जानते हैं बेटा, क्वांटम। क्वांटम का मतलब क्या होता है? काफी छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको हम बोलते हैं बेटा क्वांटम। और फोटॉन्स जो है बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। इसको हम एक नाम से और जानते हैं बेटा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये क्वांटम वर्ड, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जब आप बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना जानो कि पार्टिकल जो लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो फोटॉन्स होते हैं, जिनको हम क्वांटम भी कहते हैं और पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि पार्टिकल के अंदर तो मास होता है, क्लास 9 में यही पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल है तो उसके अंदर क्या है? मास है। लेकिन यहां पर ये जो पार्टिकल है बेटा फोटोन, इसके अंदर मास नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि फोटोन जो है मासलेस क्वांटिटी। क्या है? मासलेस क्वांटिटी। फोटोन के अंदर मास नहीं होता। क्लियर? अब बात आती है बेटा वेव। लाइट के अंदर वेव भी है, तो वेव है तो कौन सी वेव है? तो ये वेव है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
क्लियर है? तो यहां से हमने एक चीज क्या पढ़ी बेटा लाइट के बारे में कि लाइट जो है डुअल नेचर रखता है, यानी पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। तो पार्टिकल होगा तो उसके अंदर कौन सा, फोटोन, जिसके अंदर मास नहीं होता, ठीक है। और वेव होगी तो कौन सी वेव बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? चलते हैं बेटा सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे ट्रेवल करेगी बेटा, स्ट्रेट लाइन में। That phenomena is called rectilinear propagation। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। आपने क्लास 9th में पढ़ा है फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन। उसमें क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलता है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो वहीं से बेटा ये वर्ड निकल के आया है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब बात आती है बेटा इस प्रोपेगेशन का मतलब क्या है। प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रेवल करना। क्या होता है, ट्रेवल करना। कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोपेगेशन। ठीक है, और स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करती है तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्लियर? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं लाइट की स्पीड की बात करूं तो एयर में और वैक्यूम में कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब याद रखिएगा कि एयर और वैक्यूम में लगभग सिमिलर होती है हमारी लाइट की स्पीड। क्लियर है? तो वैक्यूम में और एयर में हम लाइट की स्पीड को कितना मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये फिक्स होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, ये लाइट की स्पीड कांस्टेंट है एयर में और वैक्यूम में। इसको हम डिनोट करते हैं सी से। किससे नोट करेंगे बेटा, सी से। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा कि अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और अदर मीडियम हो तो वहां पर लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, वेरी कर जाएगी, जो कि हम इस चैप्टर के सेकंड हाफ में पढ़ेंगे, यानी सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन में। क्लियर है? तो अभी आप इतना समझिए कि अगर एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड की बात करें तो वो कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। यानी लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी और मीडियम की, कोई किसी फिक्स मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट जो है बेटा किसी भी मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे वाटर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे ऑयल हो, कुछ भी हो। लाइट जो है सब में से क्या कर सकती है बेटा, ट्रेवल कर सकती है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी फिक्स मीडियम की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, लाइट कास्ट अ शैडो। लाइट जो है शैडो को कास्ट करती है। इसको जरा समझना कैसे। अगर मान लो बेटा यहां पर मेरे सामने एक टॉर्च है, उस टॉर्च से क्या निकल रही है बेटा, लाइट रेज निकल रही है। और इसी टॉर्च से जो लाइट रेज निकल रही है, इसके सामने मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूं इस तरीके से, बस कंडीशन ये है बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ओपेक। ओपेक का मतलब है बेटा जो लाइट रेज को ब्लॉक कर लेता है, यानी अपने से पार नहीं जाने देता। ठीक है, तो अगर मैं इस लाइट रेज निकल रही है जो, इसके सामने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दूं तो यहां पर स्क्रीन पर इसकी क्या बन जाएगी, इधर शैडो बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, शैडो बन जाएगी। क्लियर है? शैडो बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि लाइट जो है शैडो को क्या करती है, कास्ट करती है, शैडो को बनाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इन द यूनिवर्स लाइट मूव्स द फास्टेस्ट। अगर मैं यूनिवर्स के अंदर अगर किसी भी चीज की बात करूं कि सबसे तेज कौन चल सकता है, सबसे तेज स्पीड किसकी है, तो वो बेटा हमारी क्या है, लाइट। यानी आज तक हम लाइट से ज्यादा स्पीड से चलने वाली किसी भी चीज को आज तक हम खोज नहीं पाए। तो संसार के अंदर बेटा, पूरे यूनिवर्स के अंदर अगर कुछ सबसे ज्यादा फास्ट चलता है आज की डेट में तो वो क्या है, हमारी लाइट। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनको याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं आपसे, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कुछ कई जगह पर आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, जैसे कि लाइट की स्पीड क्या है, प्रोपेगेशन क्या होता है, यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है, लाइट जो है कैसे ट्रेवल कर सकती है, ये सारी चीजें पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रे ऑफ लाइट की, रे ऑफ लाइट क्या होता है। तो जरा समझिए, मैथ में हमने रे पढ़ी है, रे में हमने क्या पढ़ा है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही है कि रे ऑफ लाइट जो है बेसिकली लाइट की डायरेक्शन को दर्शाती है। किसको दर्शाएगी बेटा, डायरेक्शन को, कि लाइट जो है हमारी ट्रेवल कहां से कहां कर रही है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसको दर्शाती है बेटा रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट के जरा देखना बेटा, ये एरो वाला जो पार्ट है ना, ये किसको दर्शा रहा है, डायरेक्शन। किसको शो करेगा ये, डायरेक्शन। तो हमें पता लग गया बेटा कि जो लाइट रे है वो लेफ्ट से कहां जा रही है, हमारी राइट की ओर जा रही है। ठीक है, तो ये जो एरो जो है इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, जो कि डायरेक्शन को शो करता है लाइट की। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेटा बीम ऑफ लाइट क्या होती है। अब जरा समझो, अब कई सारी रेज को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं या लगा दूं तो वो हमारी क्या बन जाएगी, बीम बन जाएगी। तो यहां से हमने क्या देखा बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। या फिर इन सब रेज का क्या बना दूं बेटा, बंच बना दो। देखो, इट इज अ बंच ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम। अब बीम भी बेटा हमारी 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली देखो हमारी पैरेलल बीम। सबसे पहली कौन सी है बेटा, पैरेलल बीम। जब कई सारी रेज हमारी पैरेलल एक दूसरे के साथ रखी हो तो वो हमारी क्या फॉर्म करती है, पैरेलल बीम को फॉर्म करेगी। क्लियर है? इसके अलावा बेटा डाइवर्जिंग बीम, जब कई सारी रेज एक सिंगल पॉइंट से निकल रही हो तो और क्या कर रही हो बेटा, डाइवर्स। जरा समझना इसको, इस सिंगल पॉइंट से निकल रही है और क्या कर रही है, डाइवर्स कर रही है। डाइवर्स का मतलब होता है बेटा फैलना। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, फैलना। तो जितनी आगे जाती जाएंगी ये फैलती जाएंगी बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम।
इसके अलावा एक और होती है बेटा कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्ज कर देना। कन्वर्ज का मतलब कि फैली हुई बीम को, फैली हुई रेस को क्या कर देना, किसी एक पॉइंट पर लाके लाई कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो बीम है हमारी, वो क्या कर रही है, एक पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। तो ऐसी बीम को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे बेटा, कन्वर्जिंग बीम। तो पैरेलल हो तो पैरेलल बीम, डाइवर्ज हो रही हो तो डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्ज हो रही हो तो कन्वर्जिंग बीम। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है बेटा कि हमारे आसपास कई सारी चीजें, उनसे हमारा रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो रिफ्लेक्शन होकर ही कोई चीज हमें दिखेगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि हमारे आसपास किस तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने दो कैटेगरी में डाल दिया बेटा। सबसे पहला है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा समझते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज दैट प्रोड्यूस्ड एमिट देयर ओन लाइट, एमिट देयर ओन लाइट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट एनर्जी होती है, यानी जो अपने अंदर से लाइट रेस को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। एमिट का मतलब बाहर निकालना, ठीक है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट रेस खुद एमिट करते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट रेस होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल जरा समझिए बेटा, एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल जैसे कि सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है और लाइट रेस को क्या करता है, ये एमिट करता है, ठीक है। तो सन हो गया, स्टार्स, ट्यूबलाइट, बल्ब, एक्सेट्रा। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि बेटा लाइट रेस को एमिट करें, जिनके पास खुद की लाइट एनर्जी हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिए बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो बिल्कुल इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट रेज नहीं होती, लाइट एनर्जी नहीं होती, जो कि चमकते हैं या फिर कह सकते हो कि दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से दिखाई दे, उन्हें हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। या और सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो जिनके पास अपनी खुद की लाइट रेज नहीं होती, लाइट एनर्जी नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जरा समझना बेटा। एग्जाम्पल हम लोग, ह्यूमन बॉडी, हमारे पास अपनी खुद की लाइट नहीं है बेटा, हम दिखाई देते हैं किसकी वजह से, जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से हम पर लाइट रेज टकराती है तब। तो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, टेबल और प्लैनेट्स के पास भी अपनी लाइट रेज नहीं होती। मून, ये सनलाइट की हेल्प से चमकता है बेटा। तो ये हमारे किसके एग्जांपल है बेटा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट एनर्जी खुद रखते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं अपने अंदर से, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास अपनी खुद की लाइट एनर्जी नहीं होती, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा। अब जरा देखिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं बेटा। रिफ्लेक्शन क्या होता है जरा समझना। अब यहां पर बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल डेफिनेशन समझेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन की बहुत सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा बेटा, कि किसी भी सरफेस से, यहां पर हम सरफेस को डिफाइन नहीं कर रहे, हम कैसा है, रफ है, स्मूथ है, कोई मतलब नहीं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, कि किसी भी सरफेस से टकराकर लाइट रेज बाउंस बैक हो जाए, किसी भी सरफेस से लाइट रेज टकराकर बाउंस बैक हो जाए, वापस हो जाए किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल मुझे ही एक सरफेस की तरह कंसीडर कर लो बेटा। लाइट रेज आएंगी, मुझसे टकराएंगी और कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर एक चीज समझना बेटा, एक चीज समझना, यहां पर मैंने एक चीज और बताई आपको कि सेम मीडियम में जो लाइट रेज बाउंस बैक होंगी, वो कहां पर होंगी, सेम मीडियम होंगी। कहां पे होंगी बेटा, सेम मीडियम, यानी मीडियम चेंज नहीं होगा। मीडियम को भी हम आगे पढ़ेंगे, मीडियम क्या होता है, ठीक है। तो अभी जरा आप इतना समझो बेटा, कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, तो लाइट हमारी क्या होगी, बाउंस बैक होगी किसी भी सरफेस से टकराकर, और सेम मीडियम में होगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब यहां पर रिफ्लेक्शन जो है बेटा हमारा दो तरीके से होता है। एक तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है बेटा इर्रेगुलर, जिसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोल रहे हैं। इसको हम बोलते हैं बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो है दो तरीके से हुआ बेटा हमारा, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझना बेटा। अब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसके लिए कंडीशन बेटा ये है कि जो आपका ये सरफेस है ना, वो स्मूथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्मूथ, या फिर कैसा होना चाहिए बेटा, प्लेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो आपका सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए या फिर प्लेन होना चाहिए। वहां पर जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जरा देखो, ये जो आपको ये वाला ये सरफेस जो दिख रहा है कैसा है, स्मूथ है बेटा। कैसा है, स्मूथ है और प्लेन है, ठीक है। तो यहां से लाइट रेज आई और बाउंस बैक हो गई, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। यहां से लाइट रेज आई और टकराकर इस सरफेस से बाउंस बैक हो गई, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। यहां से लाइट रेज आई और सरफेस से टकराकर बाउंस बैक।
तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इर्रेगुलर में कंडीशन क्या है कि ये जो सरफेस होगा ना बेटा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस आपका कैसा होगा, रफ होगा। कैसा होगा, रफ, या फिर इर्रेगुलर, यानी प्लेन नहीं होगा बेटा। या तो इर्रेगुलर सरफेस होगा या फिर उसको बोल सकते हैं हम रफ सरफेस होगा, लेकिन प्लेन सरफेस नहीं होगा। तो ऐसे सरफेस से जब लाइट रेज टकराकर बाउंस बैक होती हैं तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जरा देखो ये सरफेस कैसा है, ऊबड़ खाबड़ सा, ये मतलब कहीं से भी मुड़ जा रहा है, कहीं से भी बेंड हो जा रहा है, यानी कोई भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, रफ सरफेस बोलेंगे। और रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं बेटा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, एक तो रिफ्लेक्शन पढ़ा कि किसी भी सरफेस से टकराकर लाइट बाउंस बैक हो जाए तो वो हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। और दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन पढ़े हमने, एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इर्रेगुलर। रेगुलर में कंडीशन क्या है बेटा कि सरफेस जो है स्मूथ होना चाहिए या फिर प्लेन होना चाहिए, और इर्रेगुलर में कंडीशन क्या है कि सरफेस आपका या तो रफ हो या फिर इर्रेगुलर हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि लॉज क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है। अब जरा समझना बेटा, आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझना। ये आपके सामने, ये हमने क्या बना दिया बेटा, एक प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। ठीक है, अब प्लेन मिरर को जरा समझ लो बेटा। प्लेन मिरर की वन साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी साइड कैसी होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, और यही बेटा कंडीशन है सरफेस की रिफ्लेक्शन के लिए। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो तभी होगा बेटा जब आपका ऑब्जेक्ट या फिर कोई सरफेस जो है वन साइडेड रिफ्लेक्टिंग हो और अदर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। तो प्लेन मिरर जो है बेटा वन साइडेड कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है, अनरिफ्लेक्टेड होता है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। और एक साइड कैसा होता है बेटा, रिफ्लेक्टिंग। तो ये रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस जो है ऊपर है और नॉन रिफ्लेक्टिंग वाला नीचे है। क्लियर। या फिर इसको ऐसे ऐसे शो कर देता हूं बेटा, ये ऐसे डैश डैश समझ लेना कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर। तो अब जरा देखिए बेटा कि इस प्लेन मिरर पे लाइट रेज टकराई। ठीक है, अब जरा याद रखना कि अभी रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है। इस प्लेन मिरर पे यहां पर मान लो कहीं ना कहीं क्या होगा, सन से लाइट रेज निकल रही होंगी, तो उसी लाइट रेज जो निकली है वो हमारी किस पे इंसिडेंट हुई बेटा, प्लेन मिरर पे। कहां पर इंसिडेंट हुई, प्लेन मिरर पे। तो जरा समझना, यहां से कई सारी डेफिनेशन निकलेंगी बेटा कि प्लेन मिरर पे जो लाइट रेज किसी भी एनर्जी के सोर्स या लाइट सोर्स से निकल के पड़ती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। यानी जो लाइट सोर्स है उससे निकलकर लाइट रेज अगर किसी भी प्लेन पर, किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर पड़ेंगी, जिस पॉइंट पर पड़ेंगी बेटा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है। अब जरा देखिए बेटा, अब यहां पर प्लेन से टकराकर यानी प्लेन मिरर से टकराकर ये इंसिडेंट रे क्या हो जाएंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बेटा, बाउंस बैक। तो देखो लाइट रेज आई, सरफेस से टकराई और बाउंस बैक हो गई। अब इसी पूरे बाउंस बैक होने के फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। और जो लाइट रे बेटा सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला बेटा कि सरफेस पर जो लाइट रे टकराएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो टकराकर बेटा बाउंस बैक हो जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर। अब इन्हीं दोनों के, अब सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक और रे ड्रॉ कर दी बेटा, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा किस पे होगा, 90 डिग्री। इस पे होगा बेटा सरफेस के 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री बिल्कुल परपेंडिकुलर। क्लियर। अब ये नॉर्मल हम क्यों ड्रॉ करते हैं बेटा, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नापने के लिए होता है। ठीक है। अब यहां पर कंडीशन सुनना बेटा, अब इस नॉर्मल से और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ये होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, इस नॉर्मल रे के और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। सॉरी बेटा सॉरी, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। पर कंडीशन क्या है बेटा, यहां पर याद रखना कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हमें यहां से क्या पता लगा बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कि अगर किसी सरफेस पे लाइट रे टकरा रही है तो जितने एंगल पे टकराएंगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो 30 डिग्री पे टकराई तो 30 डिग्री पे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। 60 डिग्री पे टकराई तो 60 डिग्री पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां से हमें क्या पता लगा बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को बोलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट और सेकंड कोई है नहीं, मतलब लॉ का ही पार्ट है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ। क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या कहता है बेटा कि जो हमारी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है
और रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों के तीनों कहां पे लाई करेंगी? सेम प्लेन पर लाई करेंगी। किस पे लाई करेंगी बेटा? सेम प्लेन पर। अब यहां पर सेम प्लेन का मतलब क्या है, जरा समझिए कि अगर लाइट रेज ऐसे आती हैं तो जाएंगी भी कहां का? रिफ्लेक्ट होकर ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि लाइट रेज आई और ऐसे चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। लाइट रेज इधर आएंगी तो इधर से ही सेम प्लेन पर क्या होंगी बेटा? जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। तो यहां पे हमने क्या देखा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों की तीनों कहां पे लाई करेंगी? सेम प्लेन पर। अच्छा चलो इसको ऐसे समझो बेटा, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड को एक प्लेन कंसीडर कर लो और याद रखना प्लेन हमेशा 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल, जिसकी बस 2 ही एक्सेस होंगी। तो ये जो आपके सामने बोर्ड है बेटा, इसको प्लेन कंसीडर कर लो। तो इस प्लेन पर आपने क्या देखा कि इंसिडेंट रे आई और इंसिडेंट रे वापस चली गई और उसी के ऊपर क्या है बेटा? नॉर्मल रे। तो तीनों के तीनों जो हमारी रेज है किस पे लाई कर रही है? सेम प्लेन पर। क्लियर है? तो ये हमारे दो लॉ थे बेटा रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। दूसरा क्या पढ़ा बेटा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों कहां पे लाई करेंगी? सेम प्लेन पे। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखो एक क्वेश्चन, जरा देखो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो, यानी हमें गिवन क्या दे रखा है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कितना दे रखा है? जीरो। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमें कितना दे रखा है? जीरो। बोला है बेटा रिफ्लेक्शन एंगल इज, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो अभी हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा उसमें पढ़ा था बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमें यहां से बताया बेटा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिखो बेटा वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो चलो डायग्राम भी बना लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर बना लेते हैं। ये मान लो कोई एक सरफेस है बेटा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमेशा एंगल इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापते किससे? हम नॉर्मल रे से। तो सबसे पहले क्या बना लो बेटा? एक नॉर्मल रे बना दो। सबसे पहले एक नॉर्मल रे बना लो, ये बना लिया हमने नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रे बना ली, ठीक है। तो अब हमें पता है बेटा कि हमारी इससे जीरो एंगल कब होगा? जब हमारी लाइट रेज कहां से आएंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। अब इसी सरफेस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर आएंगे और परपेंडिकुलर ही क्या हो जाएंगे बेटा? वापस। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा इमेज, कि इमेज क्या होता है। तो यहां पर इमेज की सिंपल डेफिनेशन बस यहां पर ये जो लिखा है ना बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी वो आपको बिल्कुल सेम ऐसी ही कोई चीज अदर दिख रही है मिरर के अंदर, भाई उसकी क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा? इमेज कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर समझना बेटा कि इमेज कब बनी? इमेज बनी बेटा रिफ्लेक्शन के बाद। किसके बाद? रिफ्लेक्शन के बाद। और रिफ्लेक्शन से, जब रिफ्लेक्शन होता है तो किसकी वजह से होता है बेटा? रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज है इसका लेना देना सिर्फ किससे होगा? रिफ्लेक्टेड रेज से। किससे होगा? रिफ्लेक्टेड रेज से। अगर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इमेज कभी भी फॉर्म नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि इमेज का लेना देना सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज से है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो इमेज भी फॉर्म नहीं होगी। तो जरा समझना बेटा, यहां पर मान लो एक लाइट की रेज ये आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है। कौन सी रेज है बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रेज। इंसिडेंस रेज की बात नहीं करूंगा बेटा, इमेज का इंसिडेंस रेज से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अगर हमारी इमेज बन रही है तो रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से ही बनेगी। जरा देखो कैसे। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है बेटा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये आ रही है। अब हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक समय बाद ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगी? मीट कर जाएंगी। यहां इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यहां पर ये दोनों क्या करेंगी बेटा? मीट करेंगे। ठीक है, अब ये मीट कैसे करेंगी बेटा? आगे जाएंगी तो रियल में मीट करेंगी ना, आगे जाएंगी तो रियल में मीट करेंगी, और रियल में मीट करेंगी तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी कौन सी फॉर्म होगी बेटा? रियल इमेज। कैसी फॉर्म होगी? रियल इमेज। ठीक है, तो याद रखना कि दो रिफ्लेक्टेड रेज, एग्जांपल के लिए दो रिफ्लेक्टेड रे लेना जरूरी है। कितने लेने हैं मिनिमम? ठीक है, इससे ज्यादा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज ले ली बेटा हमने यहां पर। तो दो रिफ्लेक्टेड रेज जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, एक दूसरे को कट कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, उसी पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। और ये रियल में एक दूसरे से मीट करेंगी तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा कहां पे कास्ट हो सकती है? स्क्रीन पर। कास्ट ऑन स्क्रीन। तो ऐसी इमेज बेटा जो स्क्रीन पर शो हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। एग्जांपल, मूवी थिएटर देखा है, मूवी थिएटर के सामने आपकी क्या लगी रहती है? एक बड़ी सी स्क्रीन लगी रहती है, पर्दा लगा रहता है, तो उसके ऊपर जो इमेज बनती है वो हमारी कौन सी होती है बेटा? रियल इमेज होती है। कौन सी होती है? रियल इमेज। ठीक है, अब जरा देखो, ऐसे ही हमने दो रिफ्लेक्टेड रेज और ले ली।
इस बार दोनों की डायरेक्शन अलग है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है और ये दूसरी वाली इधर जा रही है, तो ये बेटा क्या होंगी, देखो जरा, ये इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएंगी, आगे जाके कहीं भी मीट नहीं करेंगी, और मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पर तो वहां पर हमारी इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइट रेज को हम जबरदस्ती क्या करा दें, मीट करा दें, यानी हम ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा देख लें कि पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करती हुई आ रही होंगी। तो इसी पॉइंट पर जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, यानी मीट करती हुई दिखाई देंगी कि इनको अगर मैं पीछे खींच के जबरदस्ती करूं तो ये क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, ठीक है। और जबरदस्ती जब मीट कराते हैं ऐसा दिखाई दे कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करके आ रही होंगी, तो वहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर कास्ट नहीं होती, इट डज नॉट कास्ट ऑन स्क्रीन, यानी वर्चुअल इमेज कभी भी हमारी स्क्रीन पर नहीं होती। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगी वो हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा कि इमेज क्या होती है और इमेज जो है कौन सी तरह की होती है। तो दो तरह की इमेज पढ़ी हमने, एक तो रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब इमेज का लेना देना किससे है बेटा, हमारा रिफ्लेक्टेड रे से। अगर रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती, मीट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर रियल में मीट कर जाए तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और वर्चुअली तरीके से करें तो वर्चुअल इमेज। क्लियर है बेटा। अब जरा देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है जरा वो समझना, ठीक है। तो अब यहां पर एक चीज समझो, सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है बेटा प्लेन मिरर क्या होता है, कि प्लेन मिरर एक ऐसा सरफेस है जिसकी वन साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और अदर साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग। यहां पर ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली, ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग है। अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, ये वाली, तो ये हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। और ये वाली जो साइड है वो कैसी है बेटा, रिफ्लेक्टिंग साइड। क्लियर। अब यहां पर देखना क्या हो रहा है, अब इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जो कि ट्री है, तो ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर रहे हैं बेटा। अब ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए हमें, ठीक है। अभी जो हमने पीछे बात करी थी, कम से कम कितनी चाहिए, दो चाहिए बेटा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से हमने दो रिफ्लेक्टेड रेज निकाल दी, जरा देखो दो इंसिडेंट रेज निकाल दी, कौन कौन सी, एक तो ये निकाली सीधी। अब हमें पता है कि ये जो हमारा सरफेस है इसके ऊपर अगर कोई लाइट रे परपेंडिकुलर पड़ेगी तो वापस भी कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर। तो देखो यहां से गई और यहीं से क्या होगी बेटा, ये वापस आ गई। क्लियर। और दूसरी लाइट रे हमने क्या निकाली बेटा, पोल से। अब पोल से मैंने क्या बताया, पोल पोल नहीं है सॉरी, यहां पर समझो सेंटर पॉइंट है मिरर का, ठीक है। तो मिरर का जो सेंटर पॉइंट है वहां से जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां से टकराकर ये क्या होगी बेटा, आ गया। क्लियर। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इमेज फॉर्म कब होगी बेटा, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में किसी पॉइंट पर मीट करेगी। तो अब जरा देखो बेटा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये वापस जा रही है, सीधी चली जाएगी, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, सीधी चली जाएगी। तो एक सीधी गई और एक ऐसे गई, कहीं पे मीट करेंगी क्या, कहीं पर मीट नहीं करेगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इमेजिनरी अपने वर्चुअली तरीके से क्या कराना पड़ेगा, मीट कराना पड़ेगा। तो जरा देखना बेटा कैसे मीट होंगे। इस रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे की ओर खींचा बेटा, यहां तक, और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को मैंने यहां पर पीछे की ओर खींचा। तो इस पॉइंट पर ये क्या कर गई, मीट कर गई। और इस पॉइंट पर अगर ये मीट करेंगी तो यहां पर क्या बनेगी बेटा, मेरी इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है। तो यहां पर इसको मैंने वर्चुअली तरीके से क्या किया बेटा, पीछे मीट कराया। तो वर्चुअली तरीके से मीट कराया तो यहां पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो भी कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसी होगी बेटा, वर्चुअल। तो इस डायग्राम से देखना जरा बेटा कि इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जरा समझो। सबसे पहली इमेज जो बनी वो कैसी बनी, वर्चुअल बनी। कैसी बनी बेटा, वर्चुअल, क्योंकि मैंने जबरदस्ती पीछे लाइट रेस को खींचकर दोनों को क्या कराया है, मीट कराया। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। दूसरा, ऊपर वाला हिस्सा बेटा ऊपर ही है और नीचे वाला हिस्सा नीचे ही है, यानी इस फिनोमेना को बोलते हैं बेटा इरेक्ट। क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो इमेज हमारी कैसी बनी, एक तो वर्चुअल बनी, दूसरा इरेक्ट बनी। एक तो वर्चुअल बनी, दूसरा इरेक्ट बनी। तो जरा देखना बेटा पॉइंट, एक तो वर्चुअल बनी और दूसरा इरेक्ट बनी। क्लियर है। तो यहां से हमें एक पॉइंट पता लगा कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज देखना बेटा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही सेम साइज की मेरी क्या बनी है, इमेज बनी है, यानी साइज में कोई भी चेंज नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट हमें यहां से पता लगा बेटा कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, यानी ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखो द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज बेटा कि जितनी डिस्टेंस पे मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे क्या है बेटा, इमेज है।
उतनी डिस्टेंस पे क्या है, इमेज। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से, वही सेम डिस्टेंस किसकी होगी बेटा, इमेज की। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जरा देखो बेटा, यहां से हमने क्या देखा, चलो ठीक है, यहां पे पॉइंट लिखा नहीं है, पांचवा पॉइंट तुम लिख लेना यहां पे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी उतनी डिस्टेंस किसकी होगी बेटा, इमेज की होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, यहां पर एक चीज और बनती है, लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बेटा कि लेफ्ट का राइट हो जाना और राइट का लेफ्ट हो जाना। ठीक है, इस पेड़ के डायग्राम से तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूं बेटा, देखो जरा दूसरे डायग्राम से बता देता हूं कि अगर मान लो इस प्लेन मिरर के सामने मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा एफ शेप का, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा बेटा एफ शेप का, ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल लेटरली इन्वर्टेड ऐसे बनेगी, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी आपने अपने घर में जो शीशा लगा है उसमें अपने आप को देखते हो, तो उसमें अगर आप अपना राइट हैंड उठाते हो तो लेफ्ट शो होता है और लेफ्ट उठाते हो तो राइट शो होता है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटरली इन्वर्जन। क्या बोलेंगे, लेटरली इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। क्लियर। दूसरा बेटा, जो इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां पे हो रही है, प्लेन मिरर के पीछे की साइड, मिरर के पीछे की साइड, यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, बिहाइंड द मिरर। क्या हो गए, बिहाइंड द मिरर। तो देखो, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ इट। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा है तो उसकी इमेज कहां बनेगी बेटा, बिहाइंड द मिरर, या फिर आप कह सकते हो इनसाइड द मिरर। दोनों एक ही बात है बेटा, इनसाइड द मिरर भी किसी किसी बुक में लिखा होगा और बिहाइंड द मिरर भी किसी किसी बुक में लिखा होगा। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या देखा बेटा कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बेटा, सबसे पहली कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही सेम साइज किसका होगा बेटा, इमेज का। क्लियर। तो साइज भी दोनों का सेम है। जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी डिस्टेंस पर क्या रखा होगा बेटा, इमेज। ठीक है, उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, लेटरली इन्वर्टेड बनेगी, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। और इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब जरा देखिए आगे, अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नाम से पता लग रहा होगा बेटा, अब मिरर लिखा है तो मिरर के बारे में हम जानते हैं कि एक साइड जिसकी क्या हो बेटा, नॉन रिफ्लेक्टिंग, एक साइड जिसकी क्या हो, नॉन रिफ्लेक्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो, दूसरी साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मिरर। दूसरा वर्ड क्या लिखा है बेटा हमारा, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल किससे निकल के आया, स्फीयर से। किससे निकल के आया बेटा, स्फीयर से। अब स्फीयर हम जानते हैं कि स्फीयर हमारी एक 3D शेप का सर्कल होता है बेसिकली, मतलब सर्कल नहीं कहेंगे, जो आपने फुटबॉल देखी है वो हमारा स्फीयर होता है बेटा। क्या होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, फुटबॉल या कोई भी बॉल शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। अब जरा समझिए बेटा, यहां पर मान लो मैंने कोई भी एक स्फीयर ले लिया, यहां पर मान लो मैंने कोई भी क्या ले लिया, स्फीयर। ठीक है, सर्कल जैसा दिख रहा है, बोर्ड पे बना रहा हूं सीधे, लेकिन इसको बॉल की तरह एज्यूम करना थोड़ा। ठीक है, तो मान लो यहां पर कोई भी एक मैंने स्फीयर ले लिया, बॉल ले ली। अब उसका मैं कम से कम 25 से 30% हिस्सा काट के अलग कर दूं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा बेटा मैं काटूंगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्फेरिकल मिरर। यानी एक स्फीयर जिसके अंदर से 25 से 30%, 40% जो भी अगर मैं हिस्से को काट के अलग कर दूं तो वो मेरा किसकी तरह वेव करेगा बेटा, स्फेरिकल मिरर की तरह। ठीक है, तो ये जो स्फीयर होता है ना बेटा, ये हाई क्वालिटी ग्लास का होता है, ये हाई क्वालिटी ग्लास का होता है। क्लियर। तो स्फीयर के अंदर से बनने वाले जो मिरर्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स कहलाएंगे। आपके सामने इमेज है बेटा, थोड़ी कर्व शेप में जो हमारे मिरर होते हैं उनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये इस तरह के मिरर और इस तरह के मिरर आपने देखे होंगे। क्लियर। तो इनको बोलते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर। अब बात करते हैं बेटा कि स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप्स के होते हैं बेटा। कौन कौन से, एक तो कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है जरा देखना बेटा। यहां पर थोड़ा डायग्राम थोड़ा धुंधला हो रहा है, दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है, कोशिश करना बेटा। देखो जरा, यहां पर ये जो मिरर है ना बेटा, इसकी एक साइड हमारी कैसी है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, पीछे वाली, इसको बोलते हैं हम नॉन रिफ्लेक्टिंग, या फिर इसको पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो बेटा, इसको पॉलिश्ड सरफेस भी बोल सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। और ये वाली जो साइड है बेटा रिफ्लेक्टिंग होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग। तो
अब जरा देखो बेटा कि जिस भी स्पेरिकल मिरर की अंदर वाली साइड जो है, इनवर्ड वाली अंदर वाली जो साइड होगी, अगर वो रिफ्लेक्टिंग हो तो ऐसे मिरर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए बेटा, मान लो ये एक स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, अब ये अंदर वाली साइड है, अब इस अंदर वाली साइड को मैं रिफ्लेक्टिंग कर दूं और बाहर वाली को पॉलिश कर दूं, नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दूं, तो ये जो मेरा इस तरीके से बिहेव करेगा, ये जो मिरर है वो मिरर क्या कहलाएगा बेटा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। अब इसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है, यानी जिसकी बाहर वाली साइड आउटवर्ड, बाहर वाली साइड क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग हो जाए। जिसकी बाहर वाली साइड क्या हो जाए बेटा? रिफ्लेक्टिंग हो जाए, और अंदर वाली साइड क्या हो जाए बेटा? पॉलिश हो जाए, यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। देखो डेफिनेशन से भी, द कॉनकेव मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और अंदर की तरफ क्या हो बेटा? कर्व हो, उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। अब इसको एक नाम से और जानते हैं बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि लाइट रेस को क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है किसी एक पॉइंट पर, बेसिकली फोकस पे करता है तो किसी एक पॉइंट पर क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा, तो इसीलिए इस मिरर को हम एक नाम से और जानते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है बेटा कि कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां पर आपको टिक लगा देना बेटा, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ऐसे ही जरा देखो बेटा, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और बाहर की तरफ मुड़ा होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? तो यहां से हमने दो टाइप्स के मिरर पढ़े, स्पेरिकल मिरर, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। क्लियर? अब जरा देखना बेटा, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर से जुड़े हुए कुछ बेसिक डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है, उनको जरा समझना बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके सामने बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और एक ये बेटा हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं सर्कल को पूरा कर दूं इस तरीके से, ये पूरा स्फीयर मैंने क्या कर दिया? पूरा, तो इसी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, यानी सी, ये हमारा क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? सी यहां पर हमारा क्या है? सी हमारा क्या है यहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हमने क्या बोला बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर मैं स्पेरिकल मिरर को कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट कर दूं तो उसी स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होगा, बीच वाला पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? दूसरा बेटा, अब जरा समझो कि कॉन्वेक्स मिरर, यहां पर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं या फिर कॉनकेव की, दोनों के लिए सेम होगा बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, अगर स्पेरिकल मिरर की बात करें तो स्पेरिकल मिरर का जो बीच का एंड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा पोल। इसको क्या बोलेंगे? पोल। पी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम पोल। इसको क्या बोलेंगे? पोल। क्लियर? अब जरा देखो बेटा, पोल के बीच और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो बिल्कुल मिडिल का पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, क्लास 10th में आपको ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो पोल और सेंटर का बिल्कुल बीच वाला पॉइंट होता है, बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मिडिल में नहीं होता, जो कि आप क्लास 12th में जब पढ़ोगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, उसमें समझ जाओगे कि फोकस थोड़ा सा बेटा मिडिल से क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है, इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी 10th के लिए आपको क्या जानना है कि फोकस जो है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? अब जरा देखना बेटा, अब जरा देखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से नोट करना है इसको बेटा, कैपिटल आर से, यहां पर भी कैपिटल आर से। ठीक है, तो दोनों में सेम चीज चल रही है बेटा। तो हमने यहां पे क्या देखा कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? नेक्स्ट देखना बेटा, फोकस से और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फोकल लेंथ। क्लियर है? तो यहां पर देखो हमने क्या क्या डेफिनेशन पढ़ी बेटा, ऐसी सेम सारी चीजें इसी के लिए है कि किसी भी स्पेरिकल मिरर को अगर हम कंप्लीट करते हैं, स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके सेंटर का जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो बीच वाला एंड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं बेटा पोल। उसको क्या बोलेंगे? पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और रहेगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक चीज और रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। जरा देखो,
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों पॉइंट को जो कट करती हुई जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल जिस भी लाइन पर लाई करते हैं उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है यहां तक? उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली जो लाइन दिख रही है ना बेटी बीच में, ये जो कट कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यहां से आपको कुछ डेफिनेशन याद हो गई होंगी, इनको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर ये डायग्राम याद है तो डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और रहेगी बेटा, जरा समझना, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? तो किसी भी स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है उसको हम बोलते हैं अपर्चर। उसको क्या बोलेंगे बेटा, अपर्चर। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने ये कॉनकेव मिरर ले लिया, ये क्या ले लिया बेटा, कॉनकेव मिरर। अब ये उसका सामने वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग एरिया। अब इसी रिफ्लेक्टिंग एरिया को अगर मैं कम कर दूं तो मैंने उसका अपर्चर क्या कर दिया, कम कर दिया। अब इसी एरिया को मैं ज्यादा कर दूं तो इसका अपर्चर मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, उसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। क्लियर है बेटा, अपर्चर बोलेंगे। ठीक है, अब यही सब जो चीजें मैंने समझाई उसकी यहाँ पर देखो बेटा डेफिनेशन लिखी है, आप बना लेना, इनके नोट्स बना लेना, इन डेफिनेशंस को लिख लेना। ठीक है, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है बेटा कि रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो जरा समझना बेटा डायग्राम से, अगर आपने कोशिश की हो समझने की तो जरा देखो, ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ। तो मैंने क्या बताया था बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकस जो है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का पॉइंट है। तो यहां से मैं क्या पता लगा बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दुगुना है बेटा किसके, फोकल लेंथ के। किसके, फोकल लेंथ के। तो बस यहां से हम लिख सकते हैं बेटा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगुना है किसके, फोकल लेंथ के। तो यहां से ये दोनों में रिलेशन आ गया। ठीक है, या फिर और अगर मैं बात करूं कि इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखना होगा तो फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, आधी। दोनों एक ही बात है बेटा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के ऊपर भी छोटे मोटे आपके एमसीक्यू में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? आपने यहां पर कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है 2-2 मार्क्स में, तो इनको आप याद कर लेना। उस डायग्राम को अगर आप समझ गए होगे तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर से। अभी हमने किससे करी थी, प्लेन मिरर से। ठीक है, प्लेन मिरर से कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी इमेज की, ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हमारी स्फेरिकल मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन होगी उससे भी आएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होंगी उसके लिए कुछ रूल्स हमको याद रखने पड़ेंगे, और वो रूल्स क्या होंगे जरा समझना, आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, सबसे पहला रूल बेटा कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पीए से नोट कर दिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल आकर किसी भी स्फेरिकल मिरर से टकरा रही हैं, तो स्फेरिकल मिरर से टकराकर वो कहां से पास होंगी बेटा, कहां से रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस से। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल होकर सरफेस से टकराकर कहां से पास हो जाएंगी, फोकस से। कहां से पास हो जाएंगी बेटा, फोकस से। क्लियर? ऐसा ही सेम बेटा हमारा कॉन्वेक्स के साथ होगा। जरा देखो, ये पैरेलल दोनों लाइट रेज आई और कहां से रिफ्लेक्ट हो गई बेटा, फोकस से। ये पीछे की तरफ खींचा है हमने, लेकिन कहां पे, फोकस से। क्लियर है? क्लियर है? रूल नंबर 2 कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है तो पास कहां से होगी, पैरेलल। कहां से पास होगी बेटा, पैरेलल। बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा रूल नंबर 1 का। ठीक है, कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जा रही है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रूल नंबर 3 बेटा कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होकर भी कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, यानी सेम पाथ को फॉलो करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। क्लियर? रूल नंबर 4 बेटा कि अगर कोई लाइट रे पोल से जा रही है तो रिफ्लेक्ट भी कहां से होगी, पोल से ही होगी, लेकिन वहां पर कंडीशन बेटा एक और है कि यहां पर जितने एंगल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है बेटा। ठीक है, कि जितने एंगल पर इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी। तो पोल से इंसिडेंट होगी तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही बेटा देखो, पोल से इंसिडेंट होगी तो पोल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? तो 4 रूल हमने पढ़े, ये आपको याद रखने हैं बेटा, क्योंकि इन्हीं से हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि कौन कौन से रूल थे कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पास होगी। अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पास होगी। रूल नंबर 2 बेटा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई लाइट रे फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। क्लियर? अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वापस भी कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर कोई लाइट रे पोल से जाती है तो वापस भी कहां से जाएगी, पोल से। क्लियर है बेटा? तो ये 4 रूल्स को आप दिमाग में अपने बिठा लो बेटा, क्योंकि इन्हीं से हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन करने वाले। अब उस इमेज फॉर्मेशन को देखना जरा कैसे करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना बेटा, ये कॉनकेव मिरर के जो केसेस हैं इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इन्हीं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे और आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट या केस स्टडी कुछ भी बन सकती है। ठीक है, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। क्लियर है? तो यहां पर देखो बेटा, मैंने कॉनकेव मिरर ले लिया, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन किसकी पढ़ रहे हैं बेटा? कॉनकेव मिरर की। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? कॉनकेव मिरर ले लिया बेटा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? कॉनकेव मिरर। अब जरा समझो, ये वाली साइड जो है बेटा मेरी नॉन रिफ्लेक्टिंग है, और ये वाली जो साइड है वो मेरी रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो रूल्स अपने दिमाग में रखो बेटा। तो सबसे पहला केस वन क्या है बेटा? कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी पे। कहां पे रखा है बेटा? इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। और याद रखिए बेटा कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा होगा तो इनफाइनाइट से जब भी लाइट रेज निकलेंगी तो कैसी आएंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो सबसे पहले कोई भी दो लाइट रेज निकाल दो। अब याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है तो रिफ्लेक्टेड रेज बननी चाहिए, और रिफ्लेक्टेड रेज को ये कम से कम कितनी लेनी पड़ेगी बेटा? आपको दो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो लाइट रेज ले ली बेटा। सबसे पहले दो लाइट रेज वो कैसी जाएंगी? पैरेलल। कैसी जाएंगी बेटा? पैरेलल। तो एक लाइट रे हमने ये ले ली पैरेलल, और दूसरी लाइट रे हमने ये ले ली पैरेलल। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक, एक मिनट। चलो ठीक है, तो दूसरी लाइट हमने ये ले ली। ठीक है, अब जरा समझो बेटा, ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा अगर कोई लाइट रे, रूल्स के अकॉर्डिंग याद रखना, अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होगी? रूल नंबर 1 कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। तो सबसे पहला फोकस से। तो ये लाइट रे बेटा मिरर से टकराती है और कहां से पास हो जाती है? कहां से पास हो जाती है बेटा? फोकस से। क्लियर? अब ऐसे ही ये भी तो पैरेलल जा रही है, ये भी कहां से पास होगी बेटा? फोकस। ये भी कहां से पास होगी? फोकस। ठीक है, तो लाइट रे गई हमारी और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास। क्लियर? तो यहां पर ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, मैंने क्या बताया था? जब भी रिफ्लेक्टेड रे जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पर हमारी क्या होगी बेटा? इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये दोनों के दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर मीट कर रही है बेटा? फोकस पे। तो यहां पर हमारी क्या हो गई? इमेज बन गई। ठीक है, अब उसी इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, जरा देखते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जरा देखो, साइज ऑफ इमेज। अगर मैं साइज की बात करूं तो कैसा साइज है बेटा? कैसा साइज है? ये इमेज बन रही है तो इमेज का साइज कैसा है? पॉइंट साइज। कैसा है बेटा? पॉइंट साइज। ठीक है, तो याद रखना पॉइंट साइज। अब पॉइंट साइज कह लो चाहे हाईली डिमिनिश्ड कह लो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, तो पॉइंट साइज। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज इसकी इमेज की पोजीशन क्या है? पोजीशन का मतलब बेटा कहां पे बनी है? तो इमेज की पोजीशन की बात करूं बेटा तो कहां पे बनी है? फोकस पे। तो एट फोकस, एट फोकस। क्लियर? तीसरी चीज बेटा, तीसरी चीज बोला है कि इसका नेचर कैसा होगा? तीनों चीज निकालनी है बेटा आपको, साइज, पोजीशन और नेचर। नेचर कैसा होगा? अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो यहां पर हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बेटा? रियल। कैसी बनेगी? रियल। और रियल के साथ हमेशा आपको क्या लगा देना है? इन्वर्टेड। क्या लगा देना है बेटा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको शो नहीं होगा बेटा क्योंकि पॉइंट साइज की इमेज बन रही है, इसीलिए आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो उनमें मैं बता दूंगा कि इमेज आपकी कैसी बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है। क्लियर? तो यहां से हमने क्या देखा बेटा कि जो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो कैसी बनेगी बेटा? साइज उसका होगा पॉइंट साइज का, यानी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड। पोजीशन एट फोकस, और नेचर कैसा होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब जरा बेटा देखो केस 2, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इनफाइनाइट से उठाकर उस ऑब्जेक्ट को हम कहां ले आए बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रख दिया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बेटा यहां पर, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट से दो हमें लाइट रेज निकालनी है, दो लाइट रेज निकाल दो। सबसे पहले तो एक लाइट रे ये रही और दूसरी हमने निकाल दी बेटा फोकस। दूसरी हमने कहां से निकाल दी? फोकस से। ठीक है, अब रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी? फोकस से। रूल नंबर 1, ये लो फोकस से पास कर दी हमने। ठीक है, अब रूल्स के अकॉर्डिंग जो लाइट रेज बेटा हमारी फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो यहां से पैरेलली इसको क्या कर दो बेटा? पैरेलल। ठीक है, तो अब जरा देखना बेटा, ये हमारी इंसिडेंट लाइट और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। अब रिफ्लेक्टेड लाइट कहां पे मीट कर रही है? इस पॉइंट कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी बेटा? इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
इमेज। अब जरा देखना, अब इमेज यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर ऊपर की साइड थी, यहाँ पर नीचे की साइड इन्वर्टेड हो गई, यही शो करा रहा था बेटा। अब जरा समझो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले साइज, सबसे पहले साइज, अगर साइज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या छोटी नहीं है बेटा इमेज हमारी, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज कैसी है, छोटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा, डिमिनिश्ड। पोजीशन की बात करूं कहां पे बन रही है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी सी और एफ के बीच में। क्लियर। दूसरा बेटा, तीसरा जो पॉइंट है हमारा, नेचर। नेचर कैसा होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में रियल में मीट कर रही हैं तो रियल, और इमेज बेटा उल्टी बन रही है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ गया तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आंख बंद करके बेटा रियल के साथ इन्वर्टेड लिख दिया करो, रियल इमेज जब भी बनेगी इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट। क्लियर है, ये हमारा केस 2 था बेटा। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में क्या किया बेटा, ऑब्जेक्ट को हम और आगे ले आए, और आगे ले आकर कहां रख देंगे बेटा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रख दिया ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। अब वही सेम चीज, दो लाइट रेज निकालनी है बेटा, एक तो हमने ये निकाल दी और दूसरी हमने फोकस से निकाली, ठीक है। कहीं से भी निकाल सकते हो बेटा आप, फोकस से नहीं निकालना चाह रहे पोल से निकाल दो, इमेज सेम बनेगी, उसी पोजीशन पे बनेगी, ठीक है। तो हमने एक लाइट रे निकाल दी पैरेलल और दूसरी निकाल दी बेटा हमने फोकस से। अब जरा देखो ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, रूल्स के अकॉर्डिंग पैरेलल वाली हमारी कहां से पास हो जाएगी बेटा, फोकस से, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल, कहां जाएगी बेटा हमारी, पैरेलल, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पर जो इमेज बनेगी हमारी कहां बन रही है बेटा, इस पॉइंट पर, यानी सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की। साइज कैसा बन रहा है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी हमारी क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है, ठीक है। तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही सेम हमारा किसका होगा बेटा, इमेज का, ठीक है। दूसरी चीज पोजीशन, पोजीशन कहां पर है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है। तो पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तीसरा बेटा नेचर, तीसरा नेचर, जरा देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो आपस में रियल में ही मीट कर रही है, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल, और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट को और आगे ले आओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दो, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दो जहां आपका मन करे, तो मैंने ये रख दिया। क्लियर है बेटा। रूल्स के अकॉर्डिंग वही दो लाइट रेज निकाल दो, एक हमने ये निकाल दी पैरेलल और दूसरी हमने फोकस से निकाल दी। क्लियर है बेटा। अब जरा देखो जो पैरेलल वाली है वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये फोकस से चलेगी बेटा, और जो फोकस से जा रही है वो पैरेलल, वो पैरेलल, ठीक है। तो अब जरा देखो बेटा ये दोनों कहां पे मीट करी हमारी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट करी, इस पॉइंट पर, तो इमेज भी हमारी कहां बनेगी बेटा, इस पॉइंट। क्लियर है, इमेज भी कहां बनेगी हमारी, इस पॉइंट पर। अब जरा लिखना बेटा इसके बारे में, साइज, साइज कैसा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा छोटा और उससे बड़ी क्या बन रही है, इमेज, तो हम कह सकते हैं एनलार्ज्ड। इमेज कैसी बन रही है बेटा, एनलार्ज्ड। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की। पोजीशन यानी इमेज हमारी कहां पे बन रही है, तो हमें पता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। नेक्स्ट बेटा इसके नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। तो नेचर जरा देखो, जो रिफ्लेक्टेड रेज है रियल में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा हमारी, रियल, और उल्टी बन रही है तो उसके लिए इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है बेटा। जहां पे भी आपको इमेज फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत हो रही हो बेटा, वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना वापस, ठीक है, बिल्कुल स्लो करके देख लेना, यूट्यूब पे ऑप्शन है, स्लो करके देख लेना बेटा, तो आपको समझ में आ जाएगी कहां पे दिक्कत हो रही है, उस पॉइंट को समझकर ही आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, ऑब्जेक्ट एट फोकस, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे ले आए बेटा, कहां पे रख दिया, फोकस पे, तो ये रख दिया बेटा हमने फोकस पे। क्लियर। दो लाइट रेज निकाल लो, एक निकल गई हमारी ये पैरेलल और दूसरी हमने निकाल दी बेटा इस बार
पोल से, ठीक है। रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगी बेटा, जो हमें पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास हो जाएगी, ये पास हो गई, और जो हमारी पोल से जा रही थी वो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी बेटा, क्लियर। तो यहां पर अब आप नोटिस कर पा रहे हो बेटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है यानी ये वाली और ये वाली दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, क्या है, पैरेलल। तो ये पैरेलली कहां पे चली जाएंगी बेटा, इनफाइनाइट पे। अगर कहीं मीट करेंगी तो कहां पे करेंगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो यहां से बेटा लिखते हैं, जरा देखो सबसे पहले साइज की, तो साइज की बात करूं तो इनफाइनाइट पे कहीं जाके मीट करेंगी तो कैसी बनेगी बेटा, हाईली एनलार्ज बनेगी। कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, क्लियर। दूसरी चीज बेटा इसकी पोजीशन, पोजीशन कहां पे बन रही है बेटा, इमेज कहां पे बनेगी, जरा देखो इमेज आ रही है हमारी इनफाइनाइट पे, तो एट इन्फिनिटी। बेटा फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है काफी ज्यादा दूर, ठीक है, नॉट डिटरमाइंड मत कह देना, काफी ज्यादा दूर, क्लियर। तो फिजिक्स में इन्फिनिटी का और मैथ में इन्फिनिटी का दोनों का मतलब अलग होता है। फिजिक्स में जो इन्फिनिटी होगी उसको मतलब बोलते हैं बेटा बहुत ज्यादा दूर, तो जो हमारी इमेज बनेगी बहुत ज्यादा दूर बनेगी, और दूर बनेगी तो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज बनेगी, हाईली एनलार्ज, ठीक है। और इसके नेचर की बात करें तो जरा देखो बेटा इन्फिनिटी पे जा रही है, कहीं ना कहीं मीट तो करेंगी, चाहे बहुत दूर करें मीट तो करेंगी ना बेटा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इंपॉर्टेंट लगा लो पेज 6, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से बेटा। अब ऑब्जेक्ट आपने कहां रख दिया बेटा, फोकस और पोल के बीच में हमने रख दिया, यहां पे ये रख दिया बेटा ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालनी है, एक लाइट रे निकाल दी हमने ये, और दूसरी निकाल दी बेटा पोल से, क्लियर। अब रूल्स के अकॉर्डिंग जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से, और जो हमारी पोल से जाएगी वो पोल से पास होगी, इक्वल एंगल, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज होती जा रही है, यानी इनकी अगर मैं बात करूं इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है बेटा, बढ़ता जाएगा तो कहीं मीट करेंगी, कहीं भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहां पर हम इन दोनों रेस को वर्चुअली तरीके से पीछे की ओर क्या कराएंगे, मीट कराएंगे। तो जरा देखो कैसे होगा बेटा, इसको हम पीछे की ओर खींच देते हैं और इसको भी पीछे की ओर, तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, ये मीट करेंगे, ठीक है। अब ये कहां पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर अगर मीट कर रही है तो यहां पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, इमेज। अब जरा देखो सबसे पहले लिखते हैं साइज, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो हम क्या लिख देंगे बेटा, एनलार्ज्ड, क्या लिख देंगे, एनलार्ज्ड। पोजीशन की बात करें तो, पोजीशन की बात करें तो बेटा पोजीशन हमारी कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर है बेटा इसके पीछे बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर, क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा इसके नेचर की, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर रही हैं, नहीं, इनको हम वर्चुअली तरीके से इमेजिनरी फॉर्म में क्या करा रहे हैं बेटा, मीट करा रहे हैं। तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, कैसी बनेगी बेटा, वर्चुअल। और जरा देखो ऊपर वाला हिस्सा ऊपर है, नीचे वाला हिस्सा नीचे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है बेटा, इरेक्ट आता है, क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो यहां पर ये जो 6 केस हमने कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर के पढ़े हैं बेटा, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यहां से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी अगर रिफ्लेक्शन के ऊपर अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं इमेज फॉर्मेशन के ऊपर ज्यादातर आने वाले, क्लियर है बेटा। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस हैं, आपको दो ही केस करने हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट है मिरर वाले केस में वो कॉनकेव मिरर वाले केस है, ठीक है बेटा। तो जरा देखो इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका कहां रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से हमें पता है लाइट रेस कैसी आती हैं, पैरेलल। तो एक लाइट रे हमने क्या कर दी बेटा, ये पैरेलल, ये निकाल दी, एक मिनट, एक लाइट रे हमने क्या निकाल दी, पैरेलल, क्लियर। दूसरी लाइट रे एक और पैरेलल निकाल दी, ये लो। अब हमें पता है बेटा रूल्स के अकॉर्डिंग जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी वो कहां से पास होंगी, फोकस से। कहां से पास होंगी बेटा, फोकस से, ठीक है। तो जरा देखो इसको स्केल की हेल्प से बनाना बेटा इसको, ठीक है। सभी बच्चे इसको स्केल की हेल्प से बनाना, देखो बेटा कुछ इस तरीके से हमारी ये बनेगी, क्लियर। ऐसे ही यहां पर बना लो इसको, बिना स्केल के कोई भी बच्चा बेटा मत बनाना, गलत हो जाएगा, इमेज गलत बनेगी, मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो यहां पर भी जो हमारी इमेज बनी बेटा कैसी बनी, वर्चुअल, क्योंकि देखो पीछे जबरदस्ती खींचकर हम इनको क्या कर रहे हैं, मीट करा रहे हैं बेटा। तो यहां से हमें देखो जरा
तो ये लाइट रे हमारी इंसिडेंट रे और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर? तो रिफ्लेक्ट हुई तो इनको जबरदस्ती जब हमने पीछे मीट कराया तो कहाँ पे मीट करेंगे बेटा? फोकस। क्लियर? तो अब जरा लिखो सबसे पहला साइज। साइज कैसा है बेटा? यहाँ पे मीट कर रही है तो यहीं पर हमारी इमेज बनेगी। इमेज का साइज कैसा है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड लिख दे रहा हूं बेटा मैं, हाईली डिमिनिश्ड, दोनों एक ही बात है, हाईली डिमिनिश्ड। दूसरा बेटा इसकी अगर पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन कहां पर है? एट फोकस। फोकस पर क्या बन रही है बेटा? इमेज एट फोकस। और नेचर की बात करूं तो, नेचर की बात करूं तो बेटा जबरदस्ती पीछे खींचकर मिला रहे हैं तो वर्चुअल। इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है? डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट केस देखिए बेटा, इसका दूसरा केस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट एट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दो जहां आपका मन करे। ठीक है? तो मान लो मैंने यहां पे रख दिया बेटा, मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज निकालनी है हमें। एक निकल गई हमारी ये पैरेलल और दूसरी निकल गई हमारी पोल से। क्लियर है? तो अब जरा देखो बेटा, फिर से स्केल लेना पड़ेगा। तो यहां से देखो बेटा, ये वाली जो लाइट थी वो रिफ्लेक्ट होकर कहां से चली गई? फोकस से। ठीक है? कहां से पास होगी बेटा? फोकस से। अब जो पोल्स पे जाएगी वो कहां से पास होगी? पोल से ही होगी। तो इसको पोल से निकाल दो बेटा, तो इसको पोल से निकाल दो इक्वल एंगल से। ये पोल से निकल गई। ठीक है? अब जरा देखो, ये जो पोल से जो लाइन जा रही है वो कहीं पर जाकर रिफ्लेक्ट करेगी क्या बेटा? कहीं पे मीट करेगी क्या? नहीं करेगी। यहां से इंसिडेंट गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है? तो इसको मैं जबरदस्ती पीछे क्या कर सकता हूं बेटा? खींच के मीट करा सकता हूं इस वाली लाइन से। तो यहाँ पर ये दोनों लाइटें तुम्हारी मीट कर रही हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगी बेटा? मेरी इमेज बन जाएगी। क्लियर है? इमेज बनेगी। तो यहाँ पर इमेज का साइज कैसा है बेटा? ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो साइज हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं बेटा? डिमिनिश्ड। पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन यहाँ पर है बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। और नेचर की बात करूं तो देखो, पीछे लाइट रेस को खींचना पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड रेस को, तो कैसे मीट करेंगे बेटा? वर्चुअल तरीके से। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर? तो ये दो तरीके से बेटा आपके कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो बेटा। तो इन केसेस को आप घर पे बार बार स्केल की हेल्प से बेटा बनाकर देखिए, तब जाकर ये प्रैक्टिस में आएंगे। देखने से नहीं आएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करिए इनकी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं रे डायग्राम्स के ऊपर भी और न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी। ठीक है? क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए बेटा, देखो एक क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। यहां पर ध्यान देना बेटा, क्या दे रखा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है? इज ऑब्जर्व टू बी रियल एंड इन्वर्टेड। कि कॉनकेव मिरर से कोई इमेज फॉर्म हो रही है और उसका नेचर कैसा है बेटा? रियल और इन्वर्टेड। एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और वो इमेज का साइज कैसा दे रखा है? लार्जर, ऑब्जेक्ट से लार्जर। ठीक है? तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? तो ऑब्जेक्ट जो है कहां पे प्लेस होगा? तो जरा याद करो बेटा, अगर आपने कॉनकेव के जो केसेस हैं ध्यान से पढ़े हो तो जरा देखना, यहां पर इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड। फिर कहां पर आ गई बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बराबर आ गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे इमेज हमारी पीछे की ओर बड़ी होती जाएगी। तो यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होगा? सी और एफ के बीच में। तब जाकर हमारी इमेज कैसी बन रही है? लार्ज बन रही है। कैसी बन रही है बेटा? लार्ज। तो यहां से देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? पूछा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट या प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा, तब जाकर आपकी इमेज क्या बनेगी बेटा? बड़ी बनेगी। इस केस को याद रख लेना, इस केस को याद रख लेना बेटा। ये केस कौन सा है हमारा? ये केस है केस नंबर 4। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा? केस नंबर 4। ठीक है? मैं यहां पर केस नंबर 4 लिख रहा हूं बेटा, आपको केस नंबर 4 नहीं लिख के आना, आपको बना के आना है केस 4। क्लियर है? अब जरा देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कॉरस्पॉन्डिंग टू द रे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। कहां से पास होनी चाहिए बेटा रे हमारी? प्रिंसिपल फोकस से।
और कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स मिरर, मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके अंदर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों भी शो करने हैं। तो जरा देखो सबसे पहले मिरर कौन सा दे रखा है बेटा, कॉन्वेक्स, तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना लो, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई बेटा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब आगे क्या बोला है उसने कि जो लाइट रेज हैं वो कहां से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बेटा, प्रिंसिपल फोकस से, और प्रिंसिपल फोकस से कब जाती हैं, जब हमारी लाइट रेज कैसे जाएंगी बेटा, पैरेलल। तो यहां से एक लाइट रे निकालो बेटा पैरेलल, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल, ये हमारा हो गया फोकस, और ये हो गया बेटा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे बेटा हमारी कहां से जाएगी, कॉन्वेक्स से टकराकर, फोकस से, फोकस से पास कर दो, फोकस से पास कर दो बेटा, ले लो, ये हमारी फोकस से क्या हो गई, पास। लाइट रे आई और लाइट रे फोकस से क्या हो गई बेटा, पास हो गई, ठीक है। तो इतना तो हमने बना दिया। आगे बोला है मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शो करना है बेटा। तो जरा देखो हमने जरा पढ़ा था जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि कोई प्लेन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नापने के लिए हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता था बेटा। उसी नॉर्मल से हम नापते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो नॉर्मल कैसा होता था, परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम इस प्लेन को बिल्कुल ऐसा प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक नॉर्मल खींच लेंगे, नॉर्मल रे खींच लेंगे। तो नॉर्मल रे हमारी कैसी होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है ये कौन सा होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है बेटा। तो यहां पे हमने शो कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। तो यहां पर इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था बेटा कि जो आपको इमेज फॉर्मेशन दी गई है स्फेरिकल मिरर से, चाहे कॉन्वेक्स की हो चाहे कॉनकेव की हो, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको बहुत ज्यादा, तब जाकर आप इनको बना पाओगे। क्लियर है बेटा। अब जरा देखिए नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के यूज कहां कहां पर होते हैं, इनको लिख लो बेटा। टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, और हेडलाइट ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है जिससे रात में देखने में हेल्प मिलती है, उनके अंदर बेटा। इन लार्ज इमेज ऑफ फेस इन शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में बेटा कॉनकेव मिरर यूज होता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस इन द टीथ। डेंटिस्ट जो होता है बेटा जब दांतों के अंदर से कीड़े वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम को खत्म करना होता है तो किसका यूज करता है, कॉनकेव मिरर का यूज करता है। ठीक है। ऐसे ही यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखो, एटीएम सिक्योरिटी, एटीएम कभी आपने निकाला हो उससे पैसा, तो वहां पर क्या होता है बेटा, एक स्पेरिकल सा मिरर लगा होता है छोटा, उसमें आपकी शक्ल भी दिखती है। ठीक है। तो उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। पार्किंग लॉट्स में होता है। ठीक है। रियर व्यू, जो आपके व्हीकल्स के साइड वाले जो मिरर होते हैं उनके अंदर भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी होता है। क्लियर है। तो इन यूजेस को लिख लो, एक एक दो दो नंबर में आ सकते हैं। ठीक है। आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। अब साइन कन्वेंशन को जरा समझना बेटा। ठीक है। यहां पर सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं बेटा कि ये टर्म कौन कौन से हैं। तो यहां पर यू जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू को हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किससे नोट करते हैं बेटा, यू से। वी हमारा होता है बेटा इमेज डिस्टेंस, कि उस मिरर से जो इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पे बन रही है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और वी से डिनोट करते हैं बेटा, एफ जो है वो होता है हमारी फोकल लेंथ। पोल के और फोकस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब न्यूमेरिकल में इनके जो साइन आपको लेने हैं वो कैसे लेने हैं जरा समझना बेटा। ठीक है। तो हमने दो तरीके के मिरर पढ़े बेटा, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। ठीक है। सबसे पहली चीज, जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटा, हमेशा नेगेटिव। चाहे वो मिरर हो, चाहे लेंस हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसको तो हमेशा बेटा नेगेटिव लिख दो, इसको तो हमेशा क्या लिख दो, नेगेटिव। क्लियर। अब बात आती है बेटा वी की। वी यानी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब इमेज जो बनती है कॉनकेव के अंदर, एक एक करके बात करेंगे। कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव के टोटल कितने केस थे बेटा, 6, जिसमें से 5 केस में इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड, और एक कैसी बन रही थी बेटा, वर्चुअल। ठीक है। तो यहां पर समझना बेटा, जो हमारी रियल इमेज बन रही थी 5, अब इसको याद करने का थोड़ा सा तरीका समझना बेटा, थोड़ी सी अपना अपना तरीका है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब आज के समय में बात करें, लोग कैसे होते हैं रियल में, नेगेटिव होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, नेगेटिव। लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है आज के समय में, कलयुग चल रहा है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। तो रियल में लोग कैसे होते हैं बेटा, असल में कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो रियल जो इमेज बनेगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, नेगेटिव साइन। तो यानी हम कह सकते हैं कि कॉनकेव
कॉनकेव मिरर में टोटल 5 केस होते हैं रियल एंड इन्वर्टेड की। तो 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड के कैसे बनेंगे बेटा? नेगेटिव। कैसे होंगे? नेगेटिव। तो बी कैसा लेना है? नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा एक क्या बनती थी? वर्चुअल। अब लोग अपने आप में पॉजिटिव कब होते हैं? अपनी थिंकिंग में, यानी अपनी नजर में सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, इमेजिनरी तरीके से, वर्चुअल तरीके से। तो वर्चुअल के लिए क्या ले लोगे बेटा? पॉजिटिव। वर्चुअल के लिए क्या ले लोगे? पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस रियल के लिए नेगेटिव ली जाएगी और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। क्लियर? यहां पर कॉन्वेक्स में दो केस थे, दोनों केस में कैसी इमेज बनती थी बेटा? कैसी बनती थी? वर्चुअल। और वर्चुअल के लिए क्या करेंगे बेटा? यू, पॉजिटिव। वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। ठीक है, लोगों की इमेज कैसी होती है आज की दुनिया में? कैसी बनती है? नेगेटिव बनती है बेटा। रियल में कैसी बनती है? नेगेटिव। नेगेटिव किसके लिए? रियल के लिए। ठीक है, और वर्चुअली तरीके से लोग अपने आप में सब बढ़िया होते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल तरीके से क्या हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव। ऐसे याद रख सकते हो, दिल पे मत ले जाना बात को, याद रखने के लिए बस। ठीक है, अब फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगी बेटा वो हमारी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस साइन कन्वेंशन को याद रखो बेटा। इसी साइन कन्वेंशन से हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और उसके आंसर्स निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले जरा छोटी छोटी चीजें और देख लो। डेफिनेशन कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है बेटा कि ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज, ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज बनी है मिरर से टकराकर वो कितनी बड़ी बनी है, कितनी छोटी बनी है, उसको बोलते हैं बेटा मैग्निफिकेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो निकाल दो। हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का अगर रेशियो निकाल दें तो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? क्या कहलाएगा? हमारा मैग्निफिकेशन। और इसका एक फॉर्मूला और होता है बेटा, माइनस का v अपॉन u, यानी v जो है इमेज डिस्टेंस, u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखो, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला की। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। अब यहां पर एक चीज याद रखना बेटा कि 1 अपॉन वी को यू से हमेशा पहले ही लेना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको इधर कर दो, इधर को गलत हो जाए, गलत नहीं होगा, लेकिन इसको आप पहले ही लो। मैं आपको ये राय दे रहा हूं, पहले क्यों लेना है बेटा? क्योंकि ये आपको बाद में दिक्कत नहीं देगा। क्योंकि लेंस में क्या होगा बेटा कि यहां पर आप कंफ्यूज कर जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहीं से आपको बोल रहा हूं कि मिरर फॉर्मूले में भी वी को आपको पहले रखना है, यू को आपको बाद में रखना है। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारा क्या हो गया बेटा? मिरर फॉर्मूला। अब इन्हीं फॉर्मूलों की मदद से हम करने वाले हैं बेटा न्यूमेरिकल। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है। एक क्वेश्चन देखिए बेटा एमसीक्यू। एन ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी डिस्टेंस पे रखा है? 30 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? जब भी क्वेश्चन पढ़ो, लाइट चैप्टर के जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो वहां पे सबसे पहले तो आपको यही ध्यान से देखना है बेटा कि कौन से टाइप का मिरर दे रखा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या कौन सा मिरर दे रखा है, या लेंस दे रखा है। ये सारी चीजें अगर यहीं पे आप गलती कर जाओगे तो न्यूमेरिकल पूरा गलत है बेटा, फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि कॉनकेव मिरर है या क्या है। तो यहां पर हमने देख लिया बेटा कॉनकेव मिरर दे रखा है। गेट इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, द फोकल लेंथ इज। अब जरा देखो इसकी जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है बेटा? सेम पॉइंट पे। यानी ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है और उसकी इमेज भी बिल्कुल उसी पोजीशन पे बन रही है। तो याद रखो बेटा कि कॉनकेव मिरर में ये केस कौन सा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे हमारी क्या बनती थी? इमेज बनती थी। ठीक है, तो आगे क्या बोला बेटा? द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। फोकल लेंथ कैसी होगी? फोकल लेंथ कैसी होगी? अगर अब आपको फॉर्मूला याद हो, मैं एक डायग्राम की हेल्प से बता दे रहा हूं बेटा, डायग्राम की हेल्प से बता दे रहा हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता था तो इसकी इमेज भी कहां बनती थी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती थी। तो इस तरीके मैं रफली बना रहा हूं, मैं रफली बना रहा हूं बेटा, बाद में ये बोलो कि गलत बना दिया, ये बना दिया, रफली बना रहा हूं। कुछ इस तरीके से बनती थी बेटा। तो ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है बेटा कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 30 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है पोल तक की कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ बेटा फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ बीच का पॉइंट है, क्या इसका आधा नहीं हो जाएगा? क्या आधा नहीं हो जाएगा? फॉर्मूला याद है ना, R बराबर 2F। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? R अपॉन 2। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस होती है वो R ही तो होती है। तो ये क्या दे रखा है बेटा आपको? R। क्या दे रखा है? R। तो R कितना है? 30 और अपॉन में 2 कितना आ गया बेटा? 15। कितना आ गया? 15। और अभी मैंने आपको बताया बेटा, हाँ चला गया, एक मिनट, क्वेश्चन ही गायब हो गया मेरा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो हमारी फोकल लेंथ है कॉनकेव में कैसी आती है? नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का 15। कैसा हो जाएगा? माइनस का 15। क्लियर? तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी।
माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी जल्दी में बेटा वो मत लगा देना, जल्दी जल्दी में प्लस का 15 मत लगा देना। ये माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि ये क्या दे रखा है बेटा, कॉनकेव मिरर। जल्दी जल्दी में प्लस का 15 आंसर लगाया, ये गलत हो जाएगा। ध्यान से देना है कौन सा मिरर दे रखा है और उसमें क्या उसका साइन कन्वेंशन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -15 सेंटीमीटर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले गिवन लिखते जाओ, गिवन क्या क्या दे रखा है आपको। गिवन दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और मैंने हमेशा बोला बेटा यू हमेशा हमें किस में लेना है, नेगेटिव में, तो माइनस का 30। ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, याद रखना बेटा मिरर कौन सा दे रखा है, कॉन्वेक्स, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसी ली जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, तो हमें पोजीशन निकालनी है सबसे पहले, यानी बी। तो हमें पता है बेटा बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करते जाओ बेटा, 1/15 इक्वल्स टू v हमें निकालना है, प्लस 1/ माइनस का 30। क्लियर। अब जरा देखो 1/15 ऐसे ही रहेगा बेटा, 1/v ये रहा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30। अब ये माइनस का 1/30 किस साइड ले जाऊं, प्लस का हो जाएगा बेटा, तो प्लस का 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 30, ऊपर हो जाएगा 2 + 1, तो यहां से ये हो गया बेटा 3/30 बराबर 1/v। 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो v हमारा कितना आ गया बेटा 10 सेंटीमीटर। v क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस, तो उसी को बोलेंगे बेटा पोजीशन। तो हमने पोजीशन तो निकाल ली। ठीक है, दूसरा में क्या निकालना है बेटा, साइज निकालना है। तो साइज के लिए हमें पता है बेटा, साइज मतलब मैग्निफिकेशन, इमेज हमारी कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है बेटा कि m बराबर HI/HO इक्वल्स टू माइनस का v/u। HI हमें निकालना है, HO हमें पता है गिवन दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर, v अभी अभी निकाला हमने तो माइनस का 10, और u हमें पता है बेटा माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसल, 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30, तो HI कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 5/3। तो HI आ जाएगा बेटा 5/3, 3 × 1 = 3, 3 6 7, कुछ इतना लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा HI आ गई 1.67 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, हाइट ऑफ द इमेज। अब जरा देखो इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है बेटा, छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट कितनी है 1.6 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, साइज निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, ये साइज। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बेटा, नेचर। अब नेचर कैसा बनेगा, अब हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर आ गया, तो कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस है, हमने हमेशा पढ़ा है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो नेचर में तो अपने यहाँ भी लिख देना वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, गिवन क्या दे रखा है बेटा, कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो उसका साइज दे रखा है बेसिकली 4 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप द कॉनकेव मिरर। इस बार क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर, और कितने डिस्टेंस पे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो यू कितना हो जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ किसमें ली जाएगी बेटा, माइनस। क्लियर। आगे बोला है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो कितनी डिस्टेंस पर हमारी इमेज फॉर्म होगी, तो बेसिकली इमेज डिस्टेंस पूछे यानी बी पूछा है। आगे पूछा बेटा कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट क्या होगी। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द इमेज भी निकालते हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला हमें पता है बेटा मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना दे रखा है हमें माइनस का 10, v हमें निकालना है, प्लस u कितना दे रखा है बेटा माइनस का 15। क्लियर है। अब जरा देखो माइनस का 10 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो माइनस का 1/10 इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का 1/15 इक्वल्स टू में क्या बचा बेटा v। एलसीएम ले लोगे 30 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 3 प्लस का 2 बराबर 1/v। तो माइनस का 3 प्लस का 2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन में 30 इक्वल्स टू 1/v। तो v यहां से कितना आ गया बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर।
ये क्या आ गई बेटा, इसकी पोजीशन आ गई, इसकी क्या आ गई, पोजीशन आ गई, इमेज डिस्टेंस आ गई। क्लियर। आगे क्या पूछा है बेटा, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन व्यू। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें याद है बेटा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें याद है, तो यहां से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 4, माइनस का v कितना दे रखा है बेटा, v हमने निकाला 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मैं लिख ही दे रहा हूं पहले माइनस का 30 पूरा, और u हमारा कितना है बेटा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, तो क्या बचेगा बेटा एच आई अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस का 30 अपॉन 15, तो 15 बन जा 15, 15 टू जा 30, तो एच आई हमारी कितनी बन जाएगी बेटा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 सेंटीमीटर माइनस का, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई बेटा माइनस का 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो उम्मीद है बेटा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है न्यूमेरिकल्स की, प्लस जो आपके मिरर से हमने क्या किए थे बेटा, इमेज फॉर्मेशन करी थी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आप खुद से भी कर पाओगे बहुत आसानी से। अभी इसके भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बेटा, वो सेपरेट वीडियो होगी आपकी न्यूमेरिकल्स की और लाइट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। उसमें कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो भी मिरर वगैरह सबके न्यूमेरिकल्स इसके अंदर होंगे। क्लियर है, ठीक है।